आज का इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के पॉइंट है पुदुचेरी के बारे में पढ़ेंगे। पुदुचेरी चलते हैं पुदुचेरी घूमने आज। ये पुदुचेरी होगा, ठीक है। ये ना माहे के बीच में। पुदुचेरी का गठन कब हुआ था? तब 1 नवंबर 1954। कब? 1 नवंबर 1954 में गठन हुआ था पुदुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954। पुदुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954। इसकी मुख्य भाषाएं क्या? तो तमिल है, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, अंग्रेजी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, अंग्रेजी ये इसकी मुख्य भाषाएं हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था पुदुचेरी का? तो पुदुचेरी का स्थापना 1 नवंबर 1954 में। वो 1 नवंबर 1954 में क्या? 1 नवंबर 1954 में पुदुचेरी की स्थापना हुआ था। और इसका तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। विधानसभा की संख्या कितना है पुदुचेरी में? 33 को विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सेम है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सेम है पुदुचेरी में। और 33 को विधानसभा, 33 विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सेम है। सीमा से लगने वाले 3 राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुदुचेरी का सीमा लगते हैं 3 राज्यों से, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय में इसका क्षेत्र है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो कैलाश नाथन, कुनियल कैलाश नाथन है इनकी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। पुदुचेरी के वर्तमान में कौन है? तो एन रंगास्वामी। कैलाश नाथन वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय में आता है, ठीक है। अब आ जाओ लक्षद्वीप। ये भैया लक्षद्वीप है, ठीक है, देख लो फिगर। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप की स्थापना। 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप की स्थापना हुआ था। इसकी राजधानी कावारत्ती और कावारत्ती है, ठीक है। मलयालम इसकी भाषा और मिनिकॉय द्वीप को माहल भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माहल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में माहल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में माहल भाषा बोली जाती है, ठीक है। चंडीगढ़ में बोली जाने वाली मुख्य हिंदी एवं पंजाबी भाषाएं होती हैं, ठीक है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है लक्षद्वीप में राज्य दिवस। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। राज्य दिवस 1 दिसंबर। राज्य की ब्रिज क्या है? तो ब्रेड फूट। ब्रेड फूट क्या है? तो इसकी राज्य की ब्रिज है ब्रेड फ्रूट। राजकीय वृक्ष है तो ब्रेड फ्रूट। राजकीय पुष्प है तो नीलकुरंजी। नीलकुरंजी किसका राजकीय पुष्प है? तो लक्षद्वीप का। लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है? 1 लक्षद्वीप में लोकसभा। ब्रेड फ्रूट राजकीय वृक्ष है लक्षद्वीप का। नीलकुरंजी राजकीय पुष्प है लक्षद्वीप का। 1 दिसंबर राज्य दिवस। 1 लोकसभा सदस्य 1 होते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है 8 डिग्री चैनल। भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 32 किलोमीटर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना? 36 को। 100% जैविक उर्वरक का उपयोग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। 100% जैविक उर्वरक का उपयोग करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। फिर आ जाओ दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप इसकी केंद्र शासित प्रदेश है। इसका स्थापना 26 जनवरी 2020 में हुआ था। 26 जनवरी 2020 में इसकी स्थापना हुआ था दादर नगर हवेली का, 26 जनवरी 2020 में। जिला की संख्या कितना? 3। लोकसभा सीट कहेगा तो 2। और राजधानी दमन दादर नगर हवेली का दमन हो जाएगा, ठीक है। जिला की संख्या कितना? 3। जिला संख्या 3 और लोकसभा सीट 2 है, ठीक है। इसका दादर नगर हवेली का उच्च न्यायालय क्षेत्र मुंबई और सबसे बड़ा शहर सिलवासा है। दादर नगर हवेली के सबसे बड़ा शहर क्या है? तो सिलवासा। और दमन द्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। आ जाओ फिर लद्दाख का। लद्दाख क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसका स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख की स्थापना हुआ था। जिला की संख्या कितना? तो जिला की टोटल संख्या 7 हो जाएगा, 5 प्रस्तावित है। जिला की संख्या 7 है। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगा। उपराज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। राजकीय पशु हिम तेंदुआ कहाँ की? तो लद्दाख की। ब्लैक नेकेड क्रेन कहाँ की? तो राजकीय पक्षी ब्लैक नेकेड क्रेन लद्दाख की।
हेम तेंदुआ राज्य पशु है। बीडी मिश्रा उपराज्यपाल है। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो क्या है, लद्दाख। लद्दाख में 5 नए जिले जोड़ने की घोषणा की है, जिनमें से जास्कर, द्रास, साम्र, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले देश चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन है, तो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। सीमा से कौन कौन राज्य लगता है, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन है, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। सीमा से लगने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले देश चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लद्दाख का 5 नया जिला कौन कौन है, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। और नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है इसकी केंद्र शासित प्रदेश है ना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश है। ग्रीष्मकालीन कहेगा तो श्रीनगर, शीतकालीन कहेगा तो जम्मू हो जाएगा। इसकी राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी और अंग्रेजी। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, 114। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5। राज्यसभा कहेगा तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा 4 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 114। जम्मू कश्मीर में 114। विधानसभा का कार्यकाल कहेगा तो 5 साल। लोकसभा सदस्यों का काल कितना है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 हुआ। जम्मू कश्मीर में 5 हुआ। राज्यसभा कहेगा तो 4 हुआ। टोटल विधानसभा सदस्य की संख्या कहेगा तो 114 हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला देश क्या है, तो पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है पाकिस्तान। सीमा से लगने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं लद्दाख। वर्तमान में लेफ्टिनेंट उप राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला वर्तमान में मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे बड़े केसर उत्पादक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी को। बुरजूम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व है। बुरजूम। फिर आ जाओ यहाँ पे कौन सा, अंडमान निकोबार इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इसका नया नाम क्या है, तो श्री विजयपुरम रखा गया। अंडमान निकोबार का नया नाम श्री विजयपुरम। और स्थिति इसकी बंगाल खाड़ी और अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल खाड़ी एवं अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर की राजकीय पशु क्या है, तो डुगोंग यानी समुद्री गाय। डुगोंग यानी समुद्री गाय अंडमान निकोबार का है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो अंडमान धावर या कबूतर। अंडमान धावर या कबूतर। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 1 हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1 हो जाएगा। प्रमुख भाषा बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु है। प्रमुख भाषा क्या है, तो बांग्ला, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु। अंडमान को यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो बैरन द्वीप। इसका उच्च न्यायालय क्षेत्र अंडमान निकोबार का कोलकाता है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार के गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है, तो 572। और लक्षद्वीप में कहेगा तो 36 हो। पोर्ट ब्लेयर के नए नाम क्या है, तो विजयपुरम है। ठीक है। यहाँ सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चेनाई अलग करती है। सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार जो 6 डिग्री 45 पर स्थित है, सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आ जाओ फिर दिल्ली। चलते हैं दिल्ली। इसकी राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। मुख्य भाषा हिंदी है। राजकीय पशु दिल्ली का नीलगाय है। राजकीय पक्षी क्या है, तो गोरैया है। राजकीय पशु कहेगा तो नीलगाय हो जाएगा। राजकीय पक्षी कहेगा तो गोरैया हो जाएगा। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 70 हो। लोकसभा 7 हो। राज्यसभा कहेगा 3 हो। 70 7 3 70 7 3 70 7 3। विधानसभा सदस्य की संख्या दिल्ली में 70 हो। लोकसभा के 7 हो। राज्यसभा के 3 हो। ठीक है।
और सीमा से लगने वाले राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली से सीमा लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आतिशी मौर्य। आतिशी मौर्य ने कई पुराने। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन है? 11,320 प्रति किलोमीटर। एडविन लुटियंस ने दिल्ली की शाही राजधानी का वास्तुकार किया और डिजाइनर थे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला स्टेट वाला खत्म हो जाता है। ट्रैक नहीं देखेंगे अभी। भारत में स्थित प्रमुख गार्डन। भारत में स्थित प्रमुख गार्डन है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चश्मा ए शाहीन गार्डन। चश्मा ए शाहीन गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में चश्मा ए शाहीन गार्डन है, श्रीनगर में। चश्मा ए शाहीन गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। निशांत बाग कहेगा तो कहाँ? तो श्रीनगर में। निशांत बाग श्रीनगर में। चश्मा ए शाही गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। शालीमार गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में शालीमार गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। शालीमार गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर। निशांत बाग कहेगा तो श्रीनगर। चश्मा ए शाही गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, ये कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन, ये कहाँ? पंचकुला के हरियाणा में स्थित है पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन कहाँ है? तो हरियाणा में। लोधी गार्डन, लोधी गार्डन कहाँ है? तो नई दिल्ली में। लोधी गार्डन। अमृत उद्यान कहेगा तो नई दिल्ली में। लोधी गार्डन और अमृत उद्यान गार्डन, ये कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेहरू पार्क कहेगा तो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। नेहरू पार्क कहाँ? तो चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नेहरू पार्क है। ताल कटोरा गार्डन, ये कहाँ? तो नई दिल्ली में। ताल कटोरा गार्डन है नई दिल्ली में। ताल कटोरा गार्डन। कंपनी गार्डन, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है कंपनी गार्डन को, इलाहाबाद में स्थित है। कंपनी गार्डन जो इलाहाबाद में स्थित है, वर्तमान में प्रयागराज। फिर हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन कहाँ? तो झांसी में। हर्बल गार्डन है झांसी में। हर्बल गार्डन कहाँ? तो झांसी में। सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो सहारनपुर। हर्बल गार्डन कहेगा तो झांसी में हो जाएगा। सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर। हर्बल गार्डन कहाँ? झांसी में। सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर। चंबल गार्डन कहाँ? तो कोटा में। चंबल गार्डन कोटा में। चंबल गार्डन कोटा में। सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर में। हर्बल गार्डन कहाँ? तो झांसी में। गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन कहाँ? तो गुलाब बाग कहाँ? तो उदयपुर के राजस्थान में गुलाब बाग है। मंडोरा गार्डन कहाँ? तो जोधपुर में। मंडोरा गार्डन है जोधपुर में। गांधी पार्क कहाँ? तो सिरोही, राजस्थान के सिरोही में स्थित है गांधी पार्क। फिर है ला गार्डन कहाँ? तो अहमदाबाद में ला गार्डन है। ला गार्डन कहाँ? तो अहमदाबाद में। सरिता उद्यान कहाँ? तो गांधीनगर में सरिता उद्यान है गांधीनगर में सरिता उद्यान। हैंगिंग गार्डन यानी फिरोज शाह मेहता गार्डन कहाँ? तो मुंबई में। हैंगिंग गार्डन कहाँ? तो फिरोज शाह मेहता गार्डन मुंबई में हैंगिंग गार्डन है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो दार्जिलिंग में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो दार्जिलिंग में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है दार्जिलिंग में। रॉक गार्डन यानी बारबोटी रॉक गार्डन कहाँ? तो रॉक गार्डन कहाँ? तो दार्जिलिंग में रॉक गार्डन है। दार्जिलिंग में रॉक गार्डन है। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो गंगटोक में है। जवाहर नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो गंगटोक में। वृंदावन गार्डन कहाँ? तो मैसूर में। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। लाल बाग गार्डन कहाँ? तो बेंगलुरु में। लाल बाग गार्डन है बेंगलुरु में। ओरोविला बॉटनिकल गार्डन कहाँ? तो ओरोविला कहाँ? तो ये ओरोविला तमिलनाडु में। ओरोविला बॉटनिकल गार्डन तमिलनाडु में। सिम्स पार्क कहाँ? तो सिम्स पार्क है तमिलनाडु में। सिम्स पार्क है। मलपूजा गार्डन कहाँ? तो पलक्कड़ केरल में। मलपूजा गार्डन है केरल में। मलपूजा गार्डन। इसी के साथ गार्डन भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण विधि फेमस इन्वायरमेंटल लिस्ट ऑफ इंडिया। फेमस इन्वायरमेंटल लिस्ट ऑफ इंडिया ये टॉपिक है।
पहला कह रहा है पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सोनम वांगचुक क्या है, तो ये सोनम वांगचुक है। और हिम स्तूप तकनीक का विकास किए थे कौन, तो हिम स्तूप आइस स्तूप का तकनीक का विकास किए थे कौन, सोनम वांगचुक। और इंजीनियर है, पर्यावरण संरक्षण कार्य करता है, ठीक है। हिम स्तूप सोनम वांगचुक ने विकास किया था। सेना के लिए मंड हाउस का निर्माण कौन किया था, सोनम वांगचुक ने सेना के लिए मंड हाउस का निर्माण किया था। 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का श्रेय दिया गया था किसे, तो ऑपरेशन 1994 में ऑपरेशन 1994 में न्यू होप मिशन शुरू किया था कौन, तो सोनम वांगचुक। मंड हाउस का निर्माण सोनम वांगचुक ने, हिम स्तूप का तकनीक का विकास किया था सोनम वांगचुक ने, ठीक है, याद रखना। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा, ये वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2009 में और पद्म श्री दिया गया था 1981 में। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब दिया गया था, 2009 में। पद्म श्री क्या गया तो 1981 में पद्म श्री दिया गया था। और जमुनालाल बजाज पुरस्कार 1983 में सुंदरलाल बहुगुणा को दिया था जमुनालाल पुरस्कार। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे कौन, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा। फिर मेगा पाटेकर, इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन और घर बचाओ और घर बनाओ के नेतृत्व करता बने थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन और घर बचाओ और घर बनाओ के नेतृत्व करता बने थे मेगा पाटेकर। गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 1992 में दिया गया था मेगा पाटेकर को। गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया था 1992 में। मदर टेरेसा पुरस्कार दिया गया था 2014 में मेगा पाटेकर को। मदर टेरेसा पुरस्कार दिया गया था 2014 में। फिर है प्रोफेसर GD अग्रवाल। प्रोफेसर GD अग्रवाल जो पर्यावरण इंजीनियर एवं संत एवं धर्म गुरु थे। गंगा संरक्षण एक्ट की मांग के लिए आमरण अनशन में निधन हो गया था कि नहीं, तो प्रोफेसर GD अग्रवाल को। गंगा संरक्षण एक्ट में मांग के लिए आमरण अनशन में निधन हो गया था किनको, तो प्रोफेसर GD अग्रवाल का, जो गंगा संरक्षण एक्ट में मांग के लिए आमरण अनशन किया था। फिर है चंडी प्रसाद भट्ट जो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चंडी प्रसाद भट्ट जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1982 में। पद्म भूषण पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को। गांधी शांति पुरस्कार 2013 में दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2013 में दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को। फिर नेक्स्ट है सालू मरादा थिमक्का। सालू मरादा थिमक्का है जो भारत की सर्वाधिक वायोवृद्ध पर्यावरणवादी हैं, ठीक है। सालू मरादा थिमक्का सर्वाधिक वायोवृद्ध है, पर्यावरणवादी हैं, ठीक है। अपने घर से समीप स्थित राजमार्ग पर बरगद के वृक्ष रोपित किए हैं। अपने घर से समीप स्थित राजमार्ग पर क्या किए, तो बरगद का वृक्ष लगाएं कौन, तो सालू मरादा थिमक्का। वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है कि नहीं, तो सालू मरादा थिमक्का को वृक्ष माता के नाम से जानते हैं। सालू मरादा थिमक्का को वृक्ष माता के नाम से। सलीम अली जो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को पद्म भूषण पुरस्कार 1958 में दिया गया था और पद्म विभूषण कहा गया था 1976 में। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। फॉल ऑफ एस्पैरो नामक आत्मकथा लिखी थी। फॉल ऑफ एस्पैरो नामक आत्मकथा लिखी थी कौन, सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है रविंद्र कुमार सिन्हा, वन जीव संरक्षण एवं शोधकर्ता है रविंद्र कुमार सिन्हा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि नहीं, तो रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। गंगे डॉल्फिन का संरक्षण के कार्य के लिए इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 2016 में, पद्म श्री अवार्ड 2016 में। फिर है नेक्स्ट तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा क्या तो इम्पोर्टेंट है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से किन्हें जाता है, तो तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 30,000 से अधिक वृक्ष रोपित किए थे कौन, तुलसी गौड़ा। 30,000 से अधिक वृक्ष रोपे तुलसी गौड़ा। पद्म
श्री से पुरस्कार दिया गया। 2020 में तुलसी गौड़ा को पद्म श्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट है मेनका गांधी। पशु अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़े थे मेनका गांधी। केंद्र में पर्यावरण मंत्री और राज्य मंत्री भी रहे थे। पीपल फॉर एनिमल संगठन की स्थापना किए थे। पीपल फॉर एनिमल संगठन का स्थापना कौन किए थे? मेनका गांधी। पीपुल्स फॉर एनिमल। फिर है आनंद कुमार। ये प्रकृति एवं संरक्षणवादी वैज्ञानिक थे। दक्षिण भारत में मानव एवं हाथी टकराव को कम करने के लिए कार्य किए थे। कौन? आनंद कुमार। मानव और हाथी के बीच टकराव को कम करने के लिए कार्य किए थे आनंद कुमार। नेक्स्ट है चेवांग नेराफेल। चेवांग नेराफेल को आइसमैन कहा जाता है। चेवांग नोराफेल को क्या कहते हैं? तो आइसमैन कहा जाता है। चेवांग नोराफेल। पानी की समस्या के लिए कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण किया गया था। चेवांग नोराफेल को आइसमैन कहते हैं। आइसमैन चेवांग नेराफेल। और कृत्रिम ग्लेशियरों के लिए निर्माण किया था। पद्मश्री से नवाजा गया था 2015 में चेवांग नोराफेल को। चेवांग नोराफेल को आइसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट है वंदना शिवा। तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का समर्थक थे। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के कौन समर्थक थे? तो वंदना शिवा। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रहकर आनुवांशिक फसलों का विरोध किया था। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रहकर आनुवांशिक फसलों का विरोध कौन किए थे? तो वंदना शिवा। सिडनी शांति पुरस्कार 2010 में दिया गया था। वंदना शिवा को सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी जो जीडीपी के समांतर सकल पर्यावरण उत्पाद शब्द को गढ़ा था। पर्यावरण उत्पाद शब्द को कौन गढ़े थे? तो अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी। पद्म भूषण दिया गया था 2020 में। पद्मश्री 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट है साइमन ओराव। वाटर ऑफ झारखंड कहा जाता है। साइमन ओराव को वाटर ऑफ झारखंड कहा जाता है। साइमन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है साइमन ओराव। पद्मश्री दिया गया था 2016 में। साइमन ओराव को पद्मश्री 2016। नेक्स्ट है सत्यभामा दास बीजू। इन्हें फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सत्यभामा दास बीजू को फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सत्यभामा दास बीजू को कहा जाता है उभयचर जीव विज्ञानी। 100 से अधिक प्रजातियों की खोजे थे कौन? सत्यभामा दास बीजू। इन्हें IUCN साविन पुरस्कार 2008 में दिया गया था। IUCN का साविन पुरस्कार 2008 में दिया गया था सत्यभामा दास बीजू को। नेक्स्ट है कैलाश संकला। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश संकला को। टाइगर संरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम संरक्षणवादी थे। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1992 में। पद्मश्री कैलाश संकला को 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वृक्ष मानव। ट्री मैन ऑफ इंडिया विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहते हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया। लगभग 50 लाख से अधिक वृक्ष रोपित किए थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में दिया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। नेक्स्ट है जादव मोलाई पायेंग। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव मोलाई पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव मोलाई पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1360 एकड़ क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण किए थे। उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 2015 में। 1360 एकड़ में क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण किए थे। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव मोलाई पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन एवं महत्वपूर्ण तथ्य। बिश्नोई एवं खेजड़ली आंदोलन। बिश्नोई एवं खेजड़ली आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। बिश्नोई एवं खेजड़ली आंदोलन। यह खेजड़ली गांव जोधपुर के राजस्थान में हुआ था 12 सितंबर 1730 में। 12 सितंबर 1730 में बिश्नोई एवं खेजड़ली आंदोलन हुआ था। 12 सितंबर 1730 में। नेतृत्व करता कौन है? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई है जो बिश्नोई खेजड़ली आंदोलन से संबंधित हैं। नेतृत्व करता कौन थे? तो अमृता देवी बिश्नोई।
गांव के लोग खेजड़ी के हरे वृक्षों के बचाने के लिए शहीद हुए थे। खेजड़ी के हरे वृक्ष को बचाने के लिए शहीद हुए थे कौन? बिश्नोई खेजड़ली आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली आंदोलन ये पलक्कड़ जिला केरल में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन ये 1973 में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन, इसका नेतृत्व करता कौन थे? सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी थे जो साइलेंट वैली आंदोलन के नेतृत्व करते थे। सुगाथा कुमारी। कब हुआ था साइलेंट वैली आंदोलन? 1973 में। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु आंदोलन किया गया था। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के लिए संरक्षण के लिए साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1973 में। कौन चलाए थे? सुगाथा कुमारी। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन। यह सिंहभूम जिला झारखंड में चलाया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन ये कब चला था? तो 1980 से 82 के बीच में। 1980 से 82 के बीच में। नेतृत्व करते थे स्थानीय आदिवासी। साल वृक्षों के काटने और उसके साथ सागौन का रोपण का प्रबल विरोध किए थे। साल वृक्षों के काटने और उसके स्थान पर सागौन के रोपण का प्रबल विरोध किया गया था जंगल बचाओ आंदोलन में। 1980 से 82 में हुआ था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन है जो चमोली जिला उत्तराखंड से संबंधित है। ये भी चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट थे। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों के गले लगाकर अहिंसक विरोध किया जाता था। नारा दिया जाता था परिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। परिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा दिया जाता था चिपको आंदोलन में। कब हुआ था? 1973 में चिपको आंदोलन। फिर है नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह हरसुद मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। कब? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। 1985 में। इसका नेतृत्व करते थे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना के अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में हुआ था। सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना के अनुमानित दुष्परिणामों के विरोध में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह मध्य प्रदेश में 1985 में हुआ था। इसका नेतृत्व करते थे मेघा पाटेकर। फिर नेक्स्ट है एपीको आंदोलन। यह पश्चिमी घाट के उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में हुआ था। एपीको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में। 1983 में एपीको आंदोलन हुआ था। 1983 में कन्नड़ कर्नाटक में। इसका नेतृत्व करते थे पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े थे जो एपीको आंदोलन के नेतृत्व करते थे। इसमें चिपको आंदोलन के समान विरोध किया जाता था। चिपको आंदोलन के समान विरोध किया जाता था। एपीको आंदोलन ये कर्नाटक में हुआ था। इसका नेतृत्व करते थे पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े कब हुआ था एपीको? तो 1983 में। नेक्स्ट है टिहरी आंदोलन। यह टिहरी आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ये 1990 में किया गया था। टिहरी आंदोलन 1990 में। इसका नेतृत्व करते थे सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी। वीरेंद्र दत्त सकलानी टिहरी आंदोलन के नेतृत्व करते थे वीरेंद्र दत्त सकलानी। भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन टिहरी बांध का निर्माण को रोकने के लिए टिहरी बांध को भागीरथी नदी पर टिहरी डैम को निर्माण को रोकने के लिए चलाया गया था टिहरी आंदोलन 1990 में। नेक्स्ट है मैती आंदोलन। ये चमोली जिला उत्तराखंड में मैती आंदोलन हुआ था 1994 में। 1994 में मैती आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। इसका नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह रावत। विवाह में ज्योति चोरी का परंपरा के स्थान पर लड़की के मायके मैती में एक पौधा लगाने की परंपरा था। लड़की के मायके में एक पौधा लगाने की परंपरा थी। ये मैती आंदोलन में। ठीक है, चमोली जिला उत्तराखंड 1994 में हुआ था। इसका नेतृत्व करते थे कल्याण सिंह रावत। विवाह में जो जूता चोरी की परंपरा के स्थान पर मायके में एक पौधा लगाया जाता था मैती आंदोलन में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र और पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इसका स्थापना 1986 में किया गया था वन और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये नया नाम वर्ष 2005 से चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के आधार पर किया गया था ग्लोबल 500 पुरस्कार। इसका नया नाम 2005 में चेंज करके चैंपियंस ऑफ द अर्थ किया गया था।
चैंपियंस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्थापना 1987। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार कहेगा तो 1989। इसे ग्रीन नोबल कहा जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल कहा जाता है 1989 में। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था। नेक्स्ट है ग्रीन टेक एनवायरनमेंट अवार्ड। ये ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ग्रीन टेक एनवायरनमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है ग्रीन पावर लीडरशिप अवार्ड। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। ग्रीन पावर लीडरशिप अवार्ड की स्थापना 2001 में यूएसए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा के द्वारा ग्रीन पावर लीडरशिप अवार्ड 2001 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2005 में यूएनईपी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार है जो 2020 में शुरू किया गया था प्रिंस विलियम द रॉयल फाउंडेशन के द्वारा। प्रिंस विलियम द रॉयल फाउंडेशन के द्वारा अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया था। अर्थ शॉर्ट। नया संसद भवन के बारे में दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है नया संसद। इसका वास्तुकार कौन? तो नया संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। कौन है? बिमल पटेल नया संसद भवन के वास्तुकार हैं। संपूर्ण प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया था। संपूर्ण प्रोजेक्ट। इसका आकार कैसा है? तो नया संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। कैसा? ट्रायंगुलर शेप में। राज्यसभा सीट में कितनी है? तो नए संसद भवन में राज्यसभा सीट 384 है। लोकसभा कहेगा तो 888। राज्यसभा कहेगा तो लोकसभा कहेगा तो 888 और राज्यसभा कहेगा तो 384। संसद की कुल सीट कितना? तो 1272 है। संसद में कुल सीट कितना? 1272। 384 राज्यसभा में, लोकसभा में 888। राज्यसभा का थीम क्या है? तो कमल। लोकसभा का थीम है तो मोर। 3 द्वार, ज्ञान के द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नए संसद भवन में 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन निर्मित क्षेत्र कितना? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नया संसद भवन कितना मीटर में फैला हुआ है? 64,500 किलोमीटर, 64,500 वर्ग मीटर में। ठीक है। उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 में। 28 मई 2023 में नई संसद भवन की उद्घाटन किया गया था। 28 मई 2023 में। 28 मई 2। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारत के अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम उपकरण। भारत के अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम उपकरण। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जिसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु के कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। ये चेंज हो गया। ठीक है ना, ये पुराना वाला। इसरो की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत किया गया था। कौन किए थे इसरो की स्थापना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे? तो 1962 में किए थे। परमाणु ऊर्जा के विभाग के तहत की गई थी। भौतिक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके मुख्य कार्य बैलिस्टिक मिसाइल एवं लॉन्च व्हीकल विकास के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल कौन बनाए थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इसके लिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई के संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहेगा तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के कहेगा तो होमी जहांगीर भाभा। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के जनक कहेगा तो होमी जहांगीर भाभा। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। किसका? इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। या रॉकेट प्रक्षेपण यानी कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीक का विकास किया जाता है। और नेक्स्ट है इसरो सैटेलाइट केंद्र। वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। यू आर राव
सैटेलाइट सेंटर, यह केंद्र के बेंगलुरु में स्थित है। आइजैक इसरो सैटेलाइट केंद्र है। इसरो सैटेलाइट केंद्र बंगलौर में स्थित है। उपग्रह बनाने तथा उसमें संबंधित कार्य होते हैं, डिजाइन होते हैं, परीक्षण किया जाता है इसरो सैटेलाइट केंद्र में, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बाद इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सबसे बड़ा, दूसरा में कौन हो जाएगा? इसरो। ये विक्रम साराभाई के बाद है, ठीक है। दूसरा नंबर पर कौन है? तो इसरो सैटेलाइट केंद्र। आर्यभट्ट भास्कर उपग्रह यही बनाए गए थे। आर्यभट्ट हो गया 1975 में, भास्कर उपग्रह यहीं बनाए थे। IRS और इनसैट सीरीज के सैटेलाइट भी यहीं पर बनाए गए थे। IRS और इनसैट सीरीज के सैटेलाइट यहीं बनाए गए थे। कहाँ? इसरो सैटेलाइट केंद्र में बनाया गया था। पर अंतरिक्ष में प्रथम थे स्पुतनिक फर्स्ट, जो 1957 में रशिया के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में रशिया के द्वारा। फिर है स्पुतनिक टू, स्पुतनिक टू 1957 में, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में और स्पुतनिक टू भी 1957 में हुए थे, ये भी रशिया के द्वारा। और इसमें अंतरिक्ष में कुत्ता, जो लाइका नामक कुत्ता को उपग्रह में भेजा गया था, स्पुतनिक 2 में भेजा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्कोर। स्कोर 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह क्या था? तो स्कोर। नेक्स्ट है बोस्तोक फर्स्ट 1961 में लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा। यूरी गागरिन ने वर्ष 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे बोस्तोक फर्स्ट। यूरी गागरिन इसी में गए थे, बोस्तोक फर्स्ट में कब गए थे? 1961 में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बोस्तोक 6, ये भी सोवियत संघ रूस के प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा गई थी इसी में। बोस्तोक 6 में कौन गए थे? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। बोस्तोक 6 में वेलेंटीना तेरेस्कोवा गए थे 1963 में। अंतरिक्ष में गए थे बोस्तोक 6 में वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और भी यूरी गागरिन 1961 में गए थे, ये भी रशिया का है। और इसी में गए थे यूरी गागरिन बोस्तोक फर्स्ट में। सेकेंड में कौन गया था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। फिर है लूना 9, यह 1966 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था लूना 9। चंद्रमा की सतह पर प्रथम अंतरिक्ष यान था लूना 9, जो 1966 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वेनेरा 7। वेनेरा 7 1970 के दशक में शुक्र ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष था। वेनेरा 7 1970 में भेजा गया था। वेनेरा 7 शुक्र ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। अपोलो 11 इसका 1969 में भेजा गया था। चंद्रमा सतह पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान। चंद्रमा सतह पर मानव अंतरिक्ष यान क्या था? तो अपोलो 11, जो 1969 में भेजा गया था। फिर है मार्स 3। मार्स 3 मंगल पर भेजा गया था 1971 में। और चंद्रयान 3 है जो 2023 में दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया अंतरिक्ष क्रू ड्रैगन था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन हेतु स्पेस एक्स द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान क्या था? तो क्रू ड्रैगन। 2024 में चंद्रमा पर प्रथम महिला और गैर श्वेत पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम कर रहा है, तो आर्टेमिस का 2024 में आर्टेमिस मिशन पर चंद्रमा पर प्रथम महिला और गैर श्वेत पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम कर रहा है, आर्टेमिस, ठीक है। किस स्पेस शटल से सुनीता विलियम पृथ्वी से अंतरिक्ष यान में गई थी? तो बोइंग स्टार लाइनर से गए थे। सुनीता विलियम गए थे बोइंग स्टार लाइनर से, अंतरिक्ष यान से गए थे बोइंग स्टार लाइनर से सुनीता विलियम गए थे। राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के इंटरकॉस्मस कार्यक्रम में सोयूज T11 कब उड़ान भरी थी? तो राकेश शर्मा गए थे रूस के इंटरकॉस्मस कार्यक्रम में सोयूज T11 का उड़ान भरा गया था 3 अप्रैल 1984। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में इसरो उपग्रह केंद्र। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम के केरल में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ? तो गुजरात में, अहमदाबाद के गुजरात में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो तिरुवनंतपुरम के केरल में। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक में स्थित है।
राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद के बालानगर में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद के बालानगर में। सार केंद्र कहाँ है? तो सार केंद्र श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में। सार केंद्र कहेगा तो हरिकोटा में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहेगा तो हैदराबाद। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSL का जियोसिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ? तो देहरादून। सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ? तो देहरादून। लेकिन राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहेगा तो हैदराबाद। भारतीय कहेगा तो देहरादून में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन हैदराबाद में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? तो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में। इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा। इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा। वाणिज्यिक शाखा कहाँ है? तो इसरो का वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स है। कहाँ? एंट्रिक्स। इसरो का वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स है। इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय सुदूर कहेगा तो हैदराबाद, लेकिन भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहेगा तो देहरादून। राष्ट्रीय में हैदराबाद में और राष्ट्रीय में कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, और भारतीय सुदूर संवेदन कहेगा तो देहरादून। इम्पोर्टेंट विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियाँ। पहला नंबर नासा। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? नासा का 1958 में। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ये फ्रांस की है। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्ट्रेटजी 1961 में स्थापना किया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में भारत में किया गया था। नेक्स्ट है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसका भी स्थापना 1969 में जर्मनी में किया गया था। जर्मन एरोस्पेस सेंटर। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका स्थापना 1975 में यूरोप में किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है रॉसकॉस्मोस, जो रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये रशिया के द्वारा 1992 में। रॉसकॉस्मोस की स्थापना 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1993 में चाइना के द्वारा किया गया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1993 में। नेक्स्ट है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन। जापान एरो एक्सप्लोरेशन। इसकी स्थापना 2003 के जापान में किया गया था, जाक्सा के। निसार मिशन, इसरो और नासा के मध्य एक संयुक्त मिशन। ठीक है, इसरो और नासा के निसार मिशन। लूपेक्स मिशन भारत और जापान के बीच में चंद्र मिशन है। लूपेक्स भारत और जापान के बीच में। आर्यभट्ट प्रमुख भारतीय उपग्रह। आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। ये इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में। भास्कर प्रथम को 1979 में छोड़ा गया था। भास्कर 2 को 2 साल बाद यानी 1981 में। भास्कर फर्स्ट कहेगा तो 1979 और भास्कर 2 कहेगा तो 1981। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम को 2003 में। मंगल ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था 2013। चंद्रयान 2 कहेगा 2019 और आदित्य 11 2023। आदित्य 11 2023 में लॉन्च किया गया था। अब आज जो इम्पोर्टेंट है फिर चंद्रयान थर्ड मिशन से संबंधित प्रमुख तथ्य। रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान थर्ड में रोवर का नाम प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम। और रॉकेट का नाम क्या? तो LV-M3 के द्वारा चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया था। इंजन का नाम C-20।
C-20 था, ठीक है। अनुमानित बजट था 615 करोड़ का। चंद्रयान 3 मिशन था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो वीर मुथुवेलु थे। इसकी प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसकी प्रक्षेपण श्रीकोटा हरिश्चंद्र, आंध्र प्रदेश में। लॉन्च तिथि 14 जुलाई 2023 को। सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट तिरंगा पॉइंट है। चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट तिरंगा पॉइंट है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। विक्रम लैंडर का वजन 1752 kg है। विक्रम लैंडर का वजन 1752। भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है रितु करदल श्रीवास्तव को। भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है रितु करदल श्रीवास्तव। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश था भारत। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश भारत था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना था। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना था भारत। गगनयान मिशन इसरो और रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। ये GSLV MK3 LBM3 के द्वारा गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। प्रशांत बालकृष्णन आए, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला थे। बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 अंतरिक्ष यात्री थे गगनयान मिशन के। भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित मानव मिशन था गगनयान। स्वदेशी रूप से विकसित मानव। विश्व में केवल 3 देश जिन्होंने मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा, अमेरिका, रूस, चीन। 3 देश है जो अमेरिका, रूस, चीन को मानव विश्व में केवल जिन्होंने मानव अंतरिक्ष मिशन भेजा। अग्नि क्या है? तो अग्नि एक मिसाइल है, ठीक है। ये सतह से हवा में लॉन्च करती है। सतह से हवा में अग्नि लॉन्च करते हैं। फर्स्ट इसका रेंज है अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4। अग्नि 5 का मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 का। पृथ्वी जो सरफेस है, सरफेस पर इसकी मारक क्षमता पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का मारक क्षमता कितना? 350 किलोमीटर। अग्नि का 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि जो सतह से हवा में और पृथ्वी सतह से सतह तक। नाग है जो सतह से सतह और हवा से सतह में लॉन्च करती है और नाग को फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तो नाग। मारक क्षमता कितनी थी? तो 4 किलोमीटर थी नाग की। नेक्स्ट है त्रिशूल। इसका त्रिशूल नाम। ये सतह से हवा में लॉन्च करती है त्रिशूल और इसका त्रिशूल का नौसैनिक संस्करण भी है। इसे टॉर्पीडो MK2 के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल को टॉर्पीडो MK2 के नाम से जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता कितनी? तो 9 किलोमीटर। त्रिशूल सतह से हवा में लॉन्च करती है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस है जो सरफेस टू सरफेस या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ये भारत और रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्को नदी से मिलती है। नेक्स्ट है धनुष। ये सतह से सतह पर लॉन्च करती है और पृथ्वी मिसाइल की नौसैन्य अभ्यास है। ये 350 किलोमीटर तक रेंज है। धनुष सतह से सतह। अस्त्र हवा से हवा। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल था। अस्त्र हवा से हवा लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट है सागरिका। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सागरिका क्या है? तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी अन्य नाम K-15 या B-05 या PJ-05। इसकी मारक क्षमता कितनी? तो 750 किलोमीटर। नेक्स्ट है सौर। सतह से सतह तक लॉन्च करती है सौर। सरफेस टू सरफेस। जल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। सागरिका मिसाइल जल के भीतर छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर तक होती है। इसकी गति 7.5 मैक है। सौर की गति कितनी? तो 7.5 मैक। 7.5 मैक। फिर नौवहन प्रणाली। प्रमुख नौवहन प्रणाली कौन कौन है? देख लो। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहाँ है? तो
भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली भारत में। ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ है? तो जीपीएस अमेरिका की। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली अमेरिका की है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ की? तो यूरोपीय संघ की। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ की? तो यूरोपीय संघ की। अब ग्लोबल पोजिशनिंग कहेगा तो अमेरिका का। कंपास नेविगेशन प्रणाली ये कहाँ की है? तो चीन का है। कंपास नेविगेशन प्रणाली चाइना की है। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली। ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली कहाँ है? तो ये रशिया के ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली। और क्वासी जेनिथ सैटेलाइट प्रणाली कहाँ की है? तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट प्रणाली ये जापान की। तो क्वासी जेनिथ कहेगा तो जापान की। ग्लोनास नेविगेशन कहेगा तो रूस के। कंपास कहेगा तो चाइना की। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहेगा तो ये यूरोपीय संघ की। और ग्लोबल पोजिशनिंग कहेगा तो अमेरिका का। और भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली भारत की। ठीक है। 1975 में कार्यक्रम इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं उपलब्धियों के बारे में दिया गया। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र के से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट को 1975 में। 1980 में SLV-3 सफल परीक्षण कर भारत ने अपना नाम उन देशों में शामिल किया जो अपने उपग्रहों को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जिसने भारतीय प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा SLV-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था 1980 में। ठीक है। रोहिणी को 1980 में। फिर नेक्स्ट है भारतवर्ष ने INSAT-1 1983 में INSAT-1 भी प्रक्षेपित किया जिसने भारत के दूरसंचार दूरदर्शन एवं मौसम पूर्वानुमान को क्षेत्र में क्रांति ला दी। INSAT-1 भी इससे दूरसंचार दूरदर्शन प्रशासन और मौसम पूर्वानुमान को बताती है। INSAT-1 भी जो 1983 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV का सफल परीक्षण किया। 1994 PSLV कब आया था? तो 1994 में आया था। ठीक है। 2017 में इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा एक सर्वाधिक 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था 2017 में। विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। और यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था। यह कैसा था? तो यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था। कार्यक्रम था 39वां मिशन था। एक PSLV यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम था 39वां मिशन था 2017 में। 5 जून 2017 को इसरो ने देश के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया था। 5 जून 2017 में इसरो ने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया था जो सबसे भारी थी। 2019 में एंटीड सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया था। 2019 में एंटी सैटेलाइट दुनिया चौंका दिया। अंतरिक्ष सैटेलाइट को मार गिराने वाले संयुक्त अमेरिका रूस चीन के बाद चौथा देश बन गया था। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाले चौथा देश बना था। ठीक है। एंटी सैटेलाइट इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। भारत और क्रायोजेनिक इंजन। भारत वैज्ञानिकों ने 2003 में पहला स्वदेशी क्रायोनिक इंजन बनाया था। 2003 में बनाया था पहला स्वदेशी क्रायोनिक इंजन। और पहली सफल उड़ान वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। बनाया था 2003 में लेकिन सफल उड़ान कब किया था? 2014 में। CE-20 भारत का क्रायोजेनिक दूसरा इंजन है CU। और भारतीय अंतरिक्ष के अनुसार इनसे GSLV मार्क 3 के ऊपरी चरण के लिए विकसित किया गया था। तकनीकी प्रयोग के लिए भारत छठवां तकनीकी प्रयोग करने वाला भारत छठवां देश है। तकनीकी प्रयोग भारत की प्रतिरक्षा। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना 3 भागों में तो रक्षा मंत्री सेनाओं और के प्रशासन कार्य करती है। थल सेना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली। 7 कमांड थल सेना को कितने कमांड में? 7 कमांडों में विभाजित किया गया। थल सेना कितने कमांड में? 7 कमांड में। पहला पश्चिमी कमांड कहाँ? तो चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड कहेगा तो उधमपुर। मध्य कमांड कहेगा तो लखनऊ। पूर्वी कमांड कहेगा तो कोलकाता। दक्षिणी कमांड पुणे। दक्षिण पश्चिम कहेगा तो जयपुर। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? तो शिमला में। तो थल सेना कितने कमांड में बांटा गया? 7। पश्चिमी कमांड कहेगा तो चंडी मंदिर।
चंडी मंदिर उधमपुर उत्तरी कमांड है, ठीक है। मध्य कमांड लखनऊ है, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिमी कहेगा तो जयपुर में, और ट्रेनिंग कमांड कहेगा तो शिमला में, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में। नेक्स्ट है जल सेना। नेक्स्ट है जल सेना, ये एडमिरल रैंक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को कहते हैं। जल सेना को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। इसकी मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया, प्रत्येक कमांड के अधिकारी 22 एडमिरल कहलाते हैं, ठीक है। कमांड की मुख्यालय पूर्वी कमांड कहाँ, तो विशाखापत्तनम में। जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमांड कहाँ, तो मुंबई में, दक्षिणी कमांड कहेगा तो कोचीन में। जल सेना के पश्चिमी कमांड कहाँ, तो मुंबई में, लेकिन दक्षिणी कमांड कोचीन के केरल में। पूर्वी कमांड कहेगा तो विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है एयरफोर्स। एयर चीफ मार्शल का रैंक होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया, ठीक है। वायुसेना कितने कमांड में, 7 कमांड में बांटा गया। पूर्वी कमांड कहाँ, तो शिलांग में, और पश्चिमी कहेगा तो पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में, ठीक है। और उत्तरी कमांड कहाँ, तो उत्तरी कमांड कहाँ है, तो उत्तरी है ये नहीं है, ठीक है। पूर्वी कमांड शिलांग में, पश्चिमी कमांड कहेगा तो नई दिल्ली में, केंद्रीय कमांड कहेगा तो प्रयागराज में, दक्षिण पश्चिम कमांड कहेगा तो गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय कमांड कहाँ, तो प्रयागराज में, और दक्षिणी पश्चिम कमांड गांधीनगर में। दक्षिण कमांड कहेगा तो तिरुवनंतपुरम, और ट्रेनिंग कमांड कहेगा तो बेंगलुरु। दक्षिणी कमांड कहाँ, तिरुवनंतपुरम में, और ट्रेनिंग कमांड कहाँ, तो बेंगलुरु में। मेंटेनेंस कमांड है, मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, तो नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है एयरफोर्स का। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में। दक्षिणी कमांड कहेगा तो तिरुवनंतपुरम, पश्चिमी कमांड कहेगा तो नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम कमांड कहेगा तो गांधीनगर, केंद्रीय कमांड कहेगा तो प्रयागराज, और पूर्वी कमांड कहेगा तो शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट है ऑफिसरों का पद। तो थल सेना में सबसे पहले कौन आता है, जनरल आता है, फिर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आता है, फिर मेजर जनरल आता है, ब्रिगेडियर आता है, कर्नल आता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट आता है, ठीक है। तो थल सेना में सबसे पहले कौन आता है, जनरल, फिर आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आता है मेजर जनरल, फिर आता है ब्रिगेडियर, फिर बाद में कर्नल आता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आते हैं मेजर, मेजर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद लेफ्टिनेंट आता है, ठीक है। तो सबसे नीचे चलो, नीचे में लेफ्टिनेंट आता है, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन आता है, कैप्टन के बाद मेजर आता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल आता है। और एयरफोर्स में पहले फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर बाद में स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो सबसे है एयर चीफ मार्शल टॉप पे, इधर जनरल टॉप पे होता है, पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर आता है, फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन, फिर एयर कोमोडोर आता है, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, फिर एयर चीफ मार्शल। और जल सेना में भी होता है तो सब लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, फिर कमांडर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर कोमोडोर होता है, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल और एडमिरल, ये सब जल सेना का है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट है, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ, तो देहरादून में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी तो खड़गवासला महाराष्ट्र। नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ, तो नई दिल्ली में। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ, तो ब्लिंगटन में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ब्लिंगटन, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ये था कहाँ की, तो ये था थल सेना की ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली,
डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन है। फिर एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, तो हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी है। फिर बाद में एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है कहाँ, तो जलाहाली बेंगलोर में एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। कहाँ, तो जलाहाली बेंगलोर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहाँ, तो कोयम्बटूर में एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ, तो कोयम्बटूर। अब आ जाओ यहाँ से नौसेना के, तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ, तो एझीमाला। एझीमाला में इंडियन नेवल एकेडमी है एझीमाला। INS चिल्का भुवनेश्वर में स्थित है, ISS चिल्का। INS शिवाजी ये लोनावाला में स्थित है। तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ, तो एझीमाला। ISS चिल्का कहाँ, तो भुवनेश्वर में। INS शिवाजी कहाँ, तो लोनावाला महाराष्ट्र में। फिर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में किया गया था नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में। असम राइफल की स्थापना 24 मार्च 1835 में, इसका मुख्यालय शिलांग में। 24 मार्च 1835 में असम राइफल की स्थापना 24 मार्च 1835। NCC का 16 अप्रैल 1948। फिर है CRPF, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना की गई था। CRPF को 27 जुलाई 1939। होमगार्ड की कहेगा तो दिसंबर 1946 में, होमगार्ड 1946। प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 में किया गया था प्रादेशिक सेना का। भारतीय ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में। 24 अक्टूबर 1962 में ITBP की स्थापना। BSF का 1 दिसंबर 1965 में, 1 दिसंबर 1965 इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। CISF इसका 10 मार्च 1969 में, इसके मुख्यालय नई दिल्ली 10 मार्च 1969। फिर है NSGC, इस NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी 22 सितंबर 1986 में नई दिल्ली में स्थापना किया गया था NSG का। फिर है RFF त्वरित कार्य बल, इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। त्वरित कार्य बल की स्थापना 1992। तटरक्षा बल, तटरक्षा बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 नई दिल्ली में किया गया था। SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में किया गया था। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। CBI के निदेशक परवीन सूद थे। CBI की स्थापना 1963 में। फिर है NIE नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। NIE के स्थापना किया था 2008 में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। और राष्ट्रीय सुरक्षा और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, परमाणु हथियार, विशेष अपराध जैसे मामलों के अपराधों की जांच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है NIE। इसका NIE के निदेशक सदानंद दाते हैं। NIE के निदेशक, NIE के काम क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव की तस्करी, परमाणु हथियार की तस्करी, विशेष अपराध जैसे मामलों के लिए INS के लिए स्थापना किया था NIE के। NIE इसका निदेशक सदानंद दाते। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना 1947 में किया गया था और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। और इसका IB का चीफ कौन है, तो तपन कुमार डेका। फिर है रा की स्थापना कब किया था, 1962 के चीन के युद्ध बाद वर्ष 1965 में भारत और इंटेलिजेंस ब्यूरो काम नहीं कर पाई, इसलिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक सच में स्वतंत्र विंग रा की स्थापना किया। तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना किया गया था रा को। 21 सितंबर 1968 को रा का निदेशक रवि सिन्हा है। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इसको पढ़ेंगे कल है, अब नींद आ रहा है।